प्रवृत्तियाँ रीतिकाल की, जिसमें लगभग 1 2 3 4 5 6 प्रवृत्तियाँ यहाँ पर दर्शाए गए हैं। उन 6 परिस्थितियों को हम देखेंगे, ठीक है। पहली जो प्रवृत्ति है वो शृंगारिकता, जिसको हम रीतिकाल आरंभ करते ही बस शृंगारिकता और राजाश्रय, शृंगारिकता राजाश्रय, ये 2 विषय को लेकर ही बात कर रहे थे। तो शृंगारिकता शब्द और राजाश्रय शब्द कवियों की जो रीतिकाल को आरंभ किए थे हम, जब से ये शब्द हम सुनते आए हैं, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहली जो विशेषता, प्रमुख विशेषता काव्य की, वही बताई गई है। मैंने आपको बताया कि आप जब विशेषताएं लिखेंगे तो लगभग जितनी बातें हम पढ़ चुके हैं वो सारी वही बातें रिपीट होने वाली है, कोई अलग से कोई बात आने वाली नहीं है। सारी बातें वही है जो हम रीतिकाल का परिचय बताते समय आपको समझाए थे, और परिस्थितियों को बताते समय भी हमने समझाया, वही बातें अब रिपीट होने वाली है। शृंगारिकता इस काव्य की प्रमुख विशेषता है, जिसमें देखिए शृंगारिकता की प्रवृत्ति रीतिकाल के सर्वत्र प्रचुरता के साथ दृष्टिगोचर होती है। प्राचीन आचार्यों ने शृंगार को रसराज कहा है। अब काव्य में ये बात स्पष्ट रूप से दिखाई देती है कि हर कवि ने शृंगार को लेकर कविता प्रस्तुत की है इस काल में, और उस काल के जो आचार्य कवि लोग हैं, बड़े बड़े जो महान कवि लोग हैं, उन्होंने शृंगार रस को रसराज कहा है। रसराज किसको कहते हैं? शृंगार रस को कहते हैं। ऋतुराज किसको कहते हैं? वसंत ऋतु को कहते हैं। इसी प्रकार हर क्षेत्र में सबसे बढ़ के एक होता है, उसको राज कहते हैं। तो अब ये शृंगार जो 9 रस माने गए हैं, इन 9 रसों में शृंगार रस को रसराज माना गया है, यानी बाकी के सभी रसों से महान माना गया है, बड़ा माना गया है, राजा माना गया है। और उसके बारे में उन्होंने पंक्तियाँ भी लिखी है। कौन लिखी है? आचार्यों ने। नवरस सब संसार में, नवरस में संसार, देखिए नवरस सब संसार में, नवरस में संसार, नवरस सार शृंगार रस, नवरस सार शृंगार रस, युगल सार शृंगार। अब देखिए इसमें बताया जा रहा है कि सारा संसार नवरस में बसा हुआ है। नवरस सब संसार, सारे संसार में 9 रस ही विद्यमान है, और 9 रस में संसार, और 9 रसों में संसार बसा हुआ है। और 9 रसों का जो सार है वो शृंगार रस है। 9 रसों का जो सार मीन्स थीम है, सारांश है, उसका जो कंक्लूजन है वो जो है शृंगार रस है, ऐसा कवि ने कहा है। युगल सार शृंगार, और सारा युग जो है, सारे युग का सार भी शृंगार ही है। ये बताना चाहते हैं कवि कि शृंगार रस में ही सारी दुनिया, जितना भी विश्व है वो बसा हुआ है और फंसा हुआ है, और शृंगार के बगैर कुछ भी नहीं है। सारे संसार में ये 9 रसों का ही प्रचलन दिखाई देता है, और ये 9 रसों में भी ही जो मेन रस है वो शृंगार है। ये बात सर्वमान्य है कि हर प्राणी जो है इस प्रेम से प्रभावित है, और सारा युग, सारा संसार जो है प्रेम में फंसा हुआ है, और प्रेम में हंसा भी हुआ है, रोया भी हुआ है। तो प्रेम जो है ये सारे रसों का रसराज माना गया है, इसीलिए इस पर ज़्यादा कलम चलाया गया है। इन कवियों ने शासकों की विलासी मनोवृत्ति के अनुसार नायक नायिका की प्रणय परक चेष्टाएं तथा मनोभावों का सूक्ष्म अंकन किया है। विलासी मनोवृत्ति के अनुसार नायक नायिका के प्रणय परक चेष्टाएं तथा मनोभावों का सूक्ष्म अंकन किया है। बिहारी के निम्नलिखित दोहे में अनुभवों की सुंदर व्यंजना हुई है। कहत, नटत, रीझत, खिजत, मिलत, खिलत, लजियात, भरे भवन में करत है, नैननु ही सब बात। देखिए कवियों ने अपने आश्रयदाताओं के रुचि के अनुसार, उनके टेस्ट के अनुसार, उनको रिझाने के लिए, उन्हें प्रसन्न करने के लिए ये जो प्रणय परक चेष्टाएं होते हैं, ये प्रेम में प्रेयसी और प्रेम जो प्रेयसी और प्रियतम प्रेम में
जो आपस में चेष्टाएं करते हैं, ये आपसी चेष्टाएं, वो चेष्टाओं का भी उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से वर्णन किया है। अब एक उदाहरण यहाँ पर बिहारी लाल का प्रस्तुत किया जा रहा है। देखिए, एक सभा है, एक भवन है जिसमें बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए हैं। अब उस महफिल में प्रेयसी प्रियतम भी है, नायक और नायिका भी है, हीरो और हीरोइन भी है। अब हीरो हीरोइन दोनों आपस में एक दूसरे से प्रेम करते हैं। अब ऐसा तो सारे लोगों को नहीं मालूम है, तो ऐसे संदर्भ में दोनों खुलेआम सबके सामने बात भी नहीं कर सकते। तो अब देखिए, हीरोइन और हीरो दोनों आपस में आंखों से बात कर रहे हैं। कैसे बात कर रहे हैं? आंखों से बात कर रहे हैं और इशारों से बात कर रहे हैं। अब उसमें हीरोइन अपने प्रियतम को, अपने हीरो को देखकर लजिया रही है और शर्मा रही है। तो उसको कहत नटत कहते हुए, और नटत यानी एक प्रकार की ये कर रही है, नाटक जैसे कर रही है, एक्शन जैसे कर रही है। रीझत खुश भी हो रही है, खिजत और मिलत, खिलत, ये सारी बातें जो है अलग अलग प्रकार से वो प्रदर्शित कर रही है। तो भरे भवन में कहते नैनुन ही सब बात, और ये सब करते हुए भी वो नैनों से बात कर रही है। कैसे बात कर रही है? आँखों से बात कर रही है, जबान का प्रयोग नहीं कर रही है, आँखों से इशारा हो रहा है। तो वो आँखें जो है पूरी भवन में आपस में नायक और नायिका के एक दूसरे से बात कर रहे हैं। वो करीब भी नहीं आ पा रहे हैं, मिल भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर सारे लोग मौजूद हैं, लेकिन फिर भी वो हीरोइन जो है अपने हीरो से सारी बातें अपने हाव भाव से ही कर रही है। हाव भाव प्रकट करते हुए कर रही है, इशारों से कर रही है, और विशेषकर आंखों से बात कर रही है, नैनों की भाषा बात कर रही है। ये स्थिति जो है प्रेम प्रसंग की जो स्थिति है, इस स्थिति को कवि बिहारी लाल ने अपने बिहारी सत्सई में प्रकट किया है। तो इस प्रकार की जो प्रेम पर चेष्टाएँ हैं, इन चेष्टाओं को दर्शाने में कवि लोग थके नहीं हैं और बड़े अच्छे ढंग से अपने अनुभव का लाभ उठाते हुए पंक्तियों को उन्होंने दर्शाया है। इन कवियों ने नारी सौंदर्य का नक्शिक वर्णन किया है। नायिका का रूप वर्णन में उसके केश, मुख, बिंदी, नेत्र, नासिका आदि का सूक्ष्म चित्रण किया है। श्रृंगार के संयोग पक्ष के पश्चात दूसरा पक्ष है वियोग में पूर्व राग रस सिंगर मज्जन किए, कंजन भुंजन दयन, अंजुन रंजुन हु बिना खंजुन गंजन नयन, मान, प्रवास और करुण चार अवस्थाएं मानी जाती है। वियोग में पूर्व राग यानी मान, प्रवास और करुण चार अवस्थाएं मानी जाती है। वियोग की 10 दशाओं में स्मृति, गुण, कथन और प्रलाप आदि के द्वारा विरह वेदना की अभिव्यक्ति की गई है। वियोग वर्णन में रीतिकाल के कवियों ने परंपरागत रूप में ऋतु वर्णन भी किया है। देखिए, कवियों ने सौंदर्य का नक्शिक वर्णन किया है। मैंने आरंभ से ही इस बात को कहा है कि रीतिकाल की ये सबसे बड़ी विशेषता है, और उस वर्णन में उन्होंने उसके नायिका के रूप का वर्णन करते हुए केशों का भी वर्णन किया है, जिसको हेयर्स कहा जाता है, मुख का भी वर्णन किया है, बिंदी का भी वर्णन किया है, जो बिंदियाँ लगाई जाती है, नेत्रों का, आँखों का, और नासिका, नाक, ये नासिका का भी वर्णन किया है और सूक्ष्म चित्रण किया, बहुत बारीकी से उन्होंने कलम चलाया है। अब ये रहा संयोग श्रृंगार, तो दूसरी ओर वियोग श्रृंगार पर भी कवि अपना कलम चलाने से पीछे नहीं है। अब संयोग श्रृंगार में तो बिहारी लाल का नाम हम लेते हैं, बिहारी लाल महान माने गए हैं, संयोग श्रृंगार के प्रवर्तक माने गए हैं। और दूसरी ओर अगर वियोग श्रृंगार पर हम देखें तो इसमें घनानंद का नाम सबसे आगे आता है। उन्होंने वियोग श्रृंगार पर अपना बहुत कलम चलाया है, उनकी कविता में पूरा विरह ही है। तो उस विरह में 4 प्रकार के विरह माने गए, विरह को लेकर कविताएं रची गई है और नाम भी गिनाए गए हैं। मान, प्रवास, करुण, ये अवस्थाएं 4 प्रमुख मानी गई है।
और वियोग की 10 दशाओं में, 10 दशाएँ, 9 नहीं 10 दशाओं में स्मृति, गुण, कथन और प्रलाप, इस प्रकार की जो विरह में 10 दशाएँ जो एक मजनू या देवदास को सहना पड़ता है, उन 10 दशाओं का भी वर्णन विरह के काव्य में प्रस्तुत किया गया है। वियोग वर्णन में रीतिकालीन कवियों ने परंपरागत रूप में ऋतु वर्णन भी किया है। तो वियोग का वर्णन करते समय उन्होंने ऋतुओं को भी याद किया है, ऋतु वर्णन भी किया है। जैसे कालिदास की रचना आपको मालूम है, कालिदास के मेघदूत में कवि ने विरह का वर्णन करते हुए मेघों का सहारा लिया है। प्रियतम अपने प्रेयसी से दूर है और वो एक ऐसे इलाके में है जहाँ पर कोई उसका संदेश अपने प्रेयसी को जाकर देने वाला नहीं है, और ना तो कोई डाकघर था, न टेलीफोन था, ना तार घर था, कुछ नहीं था। संदेश को पास करने के लिए, मैसेज को देने के लिए कोई चीज़ नहीं थी। ऐसे संदर्भ में नायक अपने नायिका तक संदेश भेजने के लिए प्रकृति का सहारा लिया। उसने बादलों को अपना मैसेज बताया, उसको मेघदूतम बनाया नाम से जो है कालिदास ने काव्य रचा है। संस्कृत का महान काव्य माना गया है। इसमें प्रकृति का सहारा लिया गया है और कालिदास के नायक मेघदूत के अपने संदेश को जो है मेघों के द्वारा प्रेयसी तक पहुंचाते हैं। अपने दिल की बात, अपने मन की बात, जो भी स्थिति उनकी है, उनसे दूर रहने के बाद वो स्थिति को उन्होंने मेघों को बताया और कहा कि जाना मेरे प्रेयसी तक इस संदेश को भेज देना। तो इस प्रकार का जो संदेश है ये प्रकृति के माध्यम से भेजा गया है। तो कवियों ने विरह वर्णन करते समय में प्रकृति का भी ध्यान दिया है और प्रकृति का भी वर्णन किया है, यानी ऋतुओं का, प्रकृति का और ऋतुओं का भी वर्णन किया है। जो ऋतु होते हैं, पतझड़, सावन, बसंत, बहार, इस प्रकार के ये ऋतुओं को भी उन्होंने याद किया है। अब दूसरा जो विषय है, पहला जो हम पढ़ लिए शृंगारिकता, इसको साइड हेडिंग लगा सकते हैं आप, नंबर 1 लिखकर साइड हेडिंग शृंगारिकता लिख देंगे, अंडरलाइन कर देंगे। फिर उसके बाद दूसरा जो विषय है वो लक्षण ग्रंथों का निर्माण, ये भी हम पढ़ते आए हैं। इसके बारे में भी काफ़ी चर्चा हो गई है कि लक्षण ग्रंथों का निर्माण रीतिकाल के काव्य की साहित्य की प्रमुख विशेषता है। इस काल के कवियों ने काव्य रचना के साथ लक्षण ग्रंथों का भी निर्माण किया है। इनमें रस विषयक, अलंकार विषयक ग्रंथों का समावेश हुआ है। आचार्य केशवदास ने कवि प्रिया में अपने उद्देश्य को स्पष्ट किया है। क्या उद्देश्य उनका? समुझही बाला बाल कहूँ, वर्णन पंत अघात, कवि प्रिया केशव करी, क्षमियो कवि अपराध। तो उन्होंने, केशवदास ने कवि प्रिया को लिखा और कवि प्रिया में उन्होंने बताया कि काव्य कैसे होना चाहिए। समुझही बाला बाल कहूँ, वर्णन पंत अघात, और कवि प्रिया केशव करी, केशवदास यानी मैं कवि प्रिया को लिख रहा हूँ, क्षमियो कवि अपराध, और कवियों अपराध को क्षमा करें। तो इस प्रकार उन्होंने, केशवदास ने लक्षण ग्रंथ का ये किया है, लक्षण ग्रंथ को लिखा है। कवि काव्य तो लिखते ही थे, कविता तो करते ही थे, लेकिन कुछ कवि, आचार्य कवि, उन्होंने लक्षण ग्रंथों को लिखा है, जिसमें रस सिद्धांत को और ध्वनि सिद्धांत को, रीति सिद्धांत को, अलंकार सिद्धांत को उन्होंने बताया है और लिखा है। तो ये लक्षण ग्रंथों की भरमार रीतिकाल की एक प्रमुख विशेषता है। यद्यपि संस्कृत काव्यशास्त्र के आधार पर ही इन ग्रंथों की रचना हुई है, तथापि ये ग्रंथ सामान्य व्यक्तियों को ध्यान में रखकर ही लिखे गए हैं। तो इसको लिखने के पीछे उन्होंने संस्कृत काव्यशास्त्र के ग्रंथों का सहारा लिया है और संस्कृत के जितने भी काव्यशास्त्र के ग्रंथ हैं उनके आधार पर ये पूरी कविता प्रस्तुत किया है। लेकिन इसके साथ साथ ये ग्रंथ सामान्य व्यक्तियों को भी ध्यान में रखकर लिखे गए हैं। सामान्य व्यक्ति की अभिरुचि को, सामान्य व्यक्ति के सोच विचार को, उनके टेस्ट को भी ध्यान में रखकर ही ये काव्य को करने के ढंग प्रस्तुत किए गए हैं काव्यशास्त्र के अंतर्गत, जिसे लक्षण ग्रंथ कहा जाता है। इसकी भी इस समय भरमार होने के कारण
रीतिकाल को जो है श्रृंगार रीतिकाल नाम से बुलाया गया है। और नंबर 3 पॉइंट पे आ जाइए आप, भक्ति और नीति। वस्तुतः यह काव्य श्रृंगार से आपूरित रहा है, किंतु स्वाद परिवर्तन के लिए इन कवियों ने भक्ति और नीति परक काव्य भी रचे हैं। बिहारी के इस संबंध में शब्द द्रष्टव्य है। करी बिहारी सत्सई भरी अनेक संवाद, यह भक्ति भी उनकी श्रृंगारिकता का अंग भी थी। यह भक्ति एक ओर सामाजिक कवच और दूसरी ओर मानसिक शरण भूमि के रूप में उनकी रक्षा करती थी। राधा कृष्ण की प्रेम से आप्लावित रचनाएं इस युग में विशेष रूप से दर्शित होती हैं। तो बिहारी लाल ने अपने काव्य बिहारी सत्सई में लिखा है कि करी बिहारी सत्सई भरी अनेक संवाद, और अपनी बिहारी सत्सई को जो है ना अनेक संवाद से उन्होंने भरा है, और उसमें जो श्रृंगारिकता है उसके साथ भक्ति और नीति परक दोहे भी है, लेकिन बहुत कम है। उन्होंने उस भक्ति को सामाजिक कवच के रूप में प्रयोग किया है, क्योंकि कुछ लोग भक्त भी होते हैं, उन्हें भी भक्ति परक रचनाओं की आवश्यकता होती है। ऐसी स्थिति में कवियों को भक्ति और नीति की तरफ भी ध्यान देना पड़ता है। तो श्रृंगार परक रचनाएं करने वाले जितने भी कवि लोग थे, कभी कभी ब्रेक लेते थे और टेस्ट को बदल देते थे, और टेस्ट को बदलकर भक्ति परक रचनाएं भी करते थे और नीति परक रचनाएं भी करते थे। तो भक्ति परक रचनाओं में राधा कृष्ण के प्रेम से संबंधित ज़्यादा रचनाएं मिलती है, और बिहारी लाल ने भी अपनी बिहारी सत्सई में राधा कृष्ण संबंधी प्रेम को ही प्रस्तुत किया है। और उनकी जो बिहारी सत्सई की पहली कविता है, तो वो जो दोहा है, मेरी भवभादा हरो राधा नागरी सोई, जा तन की झाई परत श्याम हरित धुती हुई, जिसमें उन्होंने राधा जी से वंदना की है। और राधा कृष्ण के प्रेम से संबंधित रचनाएं भी इस काल में हमको ज़्यादा मिलती है, और जो श्रृंगार रस के तुलना में बहुत कम है। मेरी भवभादा हरो राधा नागरी सोई, वो पंक्तियाँ जो मैं अभी आपको पढ़कर सुनाऊँ, मेरी भवभादा हरो राधा नागरी सोई, जा तन की झाई पर श्याम हरित द्वितीय हुई, ये बिहारी लाल ने अपनी बिहारी सत्सई में लिखा है, और ये बिहारी सत्सई का शुरुआती दोहा है। और जितने भी काव्य लिखे जाते हैं, कभी लोग अपने आरंभिक पंक्तियों में अपने आराध्य देव को याद करते हैं, ये परंपरा रही है। तो इस परंपरा में कुछ लोग, ज़्यादा लोग कृष्ण जी को याद करते हैं, लेकिन बिहारी सत्सई में बिहारी लाल ने राधा को याद कर एक नई परंपरा को जन्म दिया है। इस कविता में उन्होंने राधा जी से वंदना की है कि मेरी भवबाधा को हरो, मेरी समस्याओं को दूर करो, इस संसार के जितने भी मेरे समस्याएं उसे दूर करो, जा तन की झाई पर श्याम हरित द्वितीय, वो राधा से मैं वंदना कर रहा हूँ, जिनके तन की झाई पड़ने से श्याम हरे भरे हो जाते हैं, वो प्रसन्न हो जाते हैं, उस राधा से वो वंदना करते हुए ये बात लिखे। इस युग में नीति विषयक रचनाएं मार्मिक है। बिहारी दीनदयाल गिरी आदि ने अपने जीवन के निरीक्षण एवं अनुभव के आधार पर नीति विषयक दोहों का भी निर्माण किया है। तो नीति संबंधी दोहे भी है इसमें, और नीति में कुछ ना कुछ हर दोहे में अपने अनुभव को प्रस्तुत करते हुए कोई ना कोई नीति प्रदान की जाती है। उदाहरणों का भी प्रयोग किया जाता है, उदाहरण भी दिए जाते हैं नीतियों को समझाने के लिए। तो इस प्रकार के दीनदयाल के, बिहारी के दोहे भी नीति परक हमको दिखाई देते हैं। बड़े न हुजे गुणन बिन बिरद बड़ाई पाए। अब देखिए बिहारी लाल का एक दोहा उदाहरण बताया जा रहा है कि बड़े न हुजे गुणन बिन बिरद बड़ाई पाए, कहत धतुरो सो कनक गहनो गढ़ो न जाए। जो आपके सिलेबस में भी दिया गया है कि कोई भी यूं ही बड़ा नहीं होता है और बड़ापन नहीं पाता है बिना गुणों के, यानी जो बड़ा होता है उसमें कुछ ना कुछ गुण होता है, और वो एबिलिटी होती है, वो खूबी होती है, तभी वो बड़ा होता है। अब वो बड़ा किस दृष्टिकोण से बड़ा है, ये हमको देखना है। बड़े होने में भी दृष्टिकोण अलग अलग होते हैं।
जिते वो ज़माना जो था उस समय जात पात का ज़माना था, तो यहाँ पर जात को लेकर भी बड़ी बात हो सकती है और सोसाइटी के स्टेटस को लेकर भी बड़ी बात होती है, राजनीति के क्षेत्र को लेकर भी बड़ी बात हो सकती है। तो बड़े से तात्पर्य यहाँ पर अलग अलग ढंग से हमको लेना है। तो उन्होंने बताया कि धतूरा जो होता है वो धतूरा कनक नाम से बुलाया जाता है भले ही, मगर उससे गहनों को बनाया नहीं जाता है। वो केवल कनक नामधारी होता है, लेकिन वो सोने के सामने उसका कोई वैल्यू नहीं होता है, उससे गहनों को बनाया नहीं जाता है। इस बात को बिहारी लाल ने अपने बिहारी सत्सई में दर्शाया था। तो बताना ये चाहते हैं कि भक्ति काल के साहित्य में रीतिकाल के साहित्य में भक्ति और नीति इन दोनों प्रकार की रचनाएं भी हम आपको दिखाई देती है। ठीक है, तीसरा विषय तो हो गया। आप चौथे विषय पे आइए, वीर रसात्मक काव्य। एक और प्रेम परक रचनाएं लिखी जा रही थी, फिर बीच बीच में ब्रेक हो रहा था, और ब्रेक में क्या कहते हैं, अभी हमने जो पढ़ा है कि भक्ति और नीति परक रचनाएं भी लिखी जा रही, कविताएं भी लिखी जा रही थी। तो उसी संदर्भ में एक और वीर रसात्मक काव्य का भी निर्माण हो रहा था, जिसमें भूषण का नाम बहुत दिया जाता है। उस समय यानी रीतिकाल के समय में वीर रस प्रधान काव्य लिखने में भूषण अग्रगण्य है। तो इसमें देखिए, इस काल में कवि पद्माकर ने हिम्मत बहादुर लिखा और बिरुदावली नाम से वीर रसात्मक रचना की है। इसके पश्चात भूषण श्रृंगार काल में अपनी वीर रसपूर्ण रचनाओं के लिए विशेष महत्व रखते हैं। भूषण और पद्माकर वीर रस प्रधान काव्य लिखने वालों में गिने जा रहे हैं। भूषण की शिवा बावनी, शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक रचनाएं प्रसिद्ध है। इसमें हिंदू राजाओं के संगठन एवं विदेशी मुगलों से लड़ने की प्रेरणा है। हिंदू संस्कृति और हिंदू राष्ट्र को लेकर गौरव और अभिमान की भावनाएं इसमें दर्शित होती है। भूषण की कविता में युद्ध वर्णन और वीरों की कीर्ति विद्यमान है। भूषण की कविता में युद्ध वर्णन और वीरों की कीर्ति विद्यमान है। उन्होंने शिवाजी की वीरता का वर्णन इस प्रकार किया है। तो इस काल के काव्य में भूषण और पद्माकर इन दोनों ने वीर रस प्रधान काव्य लिखे हैं। वीर रस प्रधान काव्य में उन्होंने छत्रसाल और शिवाजी के क्या कहते हैं उसको वीरता का वर्णन भी किया है। छत्रसाल और शिवाजी की वीरता का वर्णन किया है। तो इसमें भूषण ने जो काव्य लिखे हैं वो शिवाजी भूषण, शिवा भवानी और छत्रसाल दशक रचनाएं प्रसिद्ध है। और उन्होंने हिंदू राजाओं को एक संगठित करने का प्रयास किया है, और हिंदू राजाओं में जैसे राजा छत्रसाल है और शिवाजी है, उन्हें एकत्रित करने का और उनको क्या कहते हैं मुगलों के विरुद्ध लड़ने के लिए अपने काव्य के द्वारा प्रेरणा भी दी है। हिंदू संस्कृति और हिंदू राष्ट्र को लेकर अभिमान की बात और अभिमान की भावनाओं को उन्होंने अपने काव्य में दर्शाया है। भूषण का काम ने भूषण के साथ साथ पद्माकर ने भी इसी प्रकार के वीर रस प्रधान काव्य लिखे हैं, और उनकी कविता में युद्धों का वर्णन भी आपको दिखाई देता है, और वीरों की जो वीरता है उसका भी समावेश हुआ है। शिवाजी को लेकर, उनकी शिवाजी की वीरता को लेकर भी उन्होंने बहुत कुछ लिखा है, जिसमें यहाँ पर बताया जाए तेज तम अंश पर कान्हा जिमी कंस पर, तो मलिच्छ वंश पर शेर शिवराज है। अब देखिए यहाँ पर मलिच्छ कहकर मुगलों के प्रति ध्यान खींचने का प्रयास किया गया है, और शिवाजी को शेर बताया गया है और तेजमान बताया गया है, और सारे गुणों को रखने वाले महान बताकर मुगलों के ऊपर आक्रमण करने के लिए प्रेरित किया गया है, और शिवाजी को एक शेर जैसा संबोधित किया गया है। शिवराज भूषण प्रसिद्ध रीति ग्रंथ है। इसमें 105 अलंकारों का निरूपण है। इसकी भाषा ब्रज तथा शैली ओजपूर्ण है। इनका जो भूषण का जो काव्य है शिवराज भूषण, ये बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ माना गया है। 105 अलंकारों का उन्होंने इस काव्य में प्रयोग किया है, ब्रज भाषा में लिखा है, और शैली ओजपूर्ण है। भाषा उकसाने वाली भाषा है, कड़क भाषा है, गर्म भाषा है, ओजगुण प्रधान भाषा में, क्योंकि वीर रस प्रधान काव्य को लिखते समय ओजगुण प्रधान भाषा का प्रयोग करना बहुत जरूरी होता है।
तो इस प्रकार जो है ये वीर रस रसात्मक काव्य भी साहित्य काल की देन है। तो साहित्य काल में श्रृंगार परक रचनाएं ज़्यादा लिखी गई है, लेकिन भक्ति और नीति परक कविता भी लिखी गई है। साथ ही साथ वीर रस प्रधान काव्य भी लिखे गए हैं। वीर रस प्रधान काव्य लिखने वालों में दोनों के नाम आपको याद रखना होगा, पद्माकर और भूषण। अब उसके बाद पांचवा आलंबन रूप में प्रकृति चित्रण। मैं ये एक पढ़ा के आपको छुट्टी दे दूंगा। आलंबन के रूप में प्रकृति चित्रण नायिका की मानसिक दशा के अनुकूल ही किया गया है। संयोग में उसका मनोमुग्धकारी रूप है और वियोग में विदग्धकारी रूप। देखिए, उत्फुल्ल रूप नायिका की मानसिक दशा के अनुकूल ही किया गया है। आलंबन 10 मिनट का हमको इंडिकेशन मिला है। नायिका की मानसिक दिशा के अनुकूल ही किया गया है आलंबन रूप में प्रकृति का चित्रण। तो संयोग में उसका मनोमुग्धकारी रूप है। संयोग श्रृंगार में जब नायक और नायिका के दोनों के साथ रहकर जो प्रेम दर्शाया जाता है, उसमें प्रकृति का जो रूप है वो मन को मुग्ध करने वाला रूप प्रस्तुत किया गया है। और वियोग में विदग्धकारी रूप प्रस्तुत किया गया है। और जब दोनों अलग है, एक दूसरे को मिलने के लिए जो बेचैनी हो रही है, तो उस संदर्भ में विदग्धकारी रूप प्रस्तुत किया गया है प्रकृति का। यानी प्रकृति का मुग्ध करने वाला नहीं, बल्कि विनाशकारी रूप, बर्बाद रूप, खराब रूप ही बताया गया है। रनित भृंग घंटावली झरती दान मधुनीरु मंद मंद आवत चलियो कुंजरू कुंज समीर। तो इस कविता में उन्होंने प्रकृति का जो है वो वर्णन प्रस्तुत किया है। उसके बाद हम देखेंगे भाषा तथा शैलीगत सौंदर्य। भाषा और शैली को लेकर ये काव्य को किस प्रकार से हम देखते हैं। इस काल में भाव पक्ष की अपेक्षा कला पक्ष को महत्व दिया गया है। हमने पिछले बार इसको बताया है कि इसमें भाव पक्ष को ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया है। कविता जो प्रस्तुत करते थे, उस कविता में क्या भाव है, किस प्रकार का भाव है, इस तरफ उनका ध्यान नहीं होता था। लेकिन कला पक्ष पर उनका ज़्यादा ध्यान होता था। उसको सजाकर अलंकार, छंद, रस, नायिका भेद के द्वारा प्रस्तुत करने की चेष्टाएं होती थी। इसीलिए इस काल का जो भाव पक्ष उत्कृष्ट है, तरक्की पर है, लेकिन कला पक्ष उत्कृष्ट है, लेकिन भाव पक्ष गिरा हुआ है। भाव पक्ष की दृष्टि से इस काल का साहित्य बहुत कमज़ोर माना गया है। उक्ति चमत्कार के द्वारा श्रोता के मन को आकृष्ट करने के लिए कविता को विभिन्न अलंकारों से सजाया गया है। श्रोता को प्रसन्न करने के लिए अलंकारों का भी चमत्कारिक वर्णन हुआ है। उक्ति चमत्कार के द्वारा, अपने वाक चातुर्य के द्वारा, उक्तियों के द्वारा श्रोता को प्रसन्न करने के लिए, प्रभावित करने के लिए भी बहुत सारे प्रयास हुए हैं। आकृष्ट करने के लिए कविता को विभिन्न अलंकारों के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। इसमें अलग अलग प्रकार के अलंकार दिखाई देती है। इसमें अनेक अलंकार ग्रंथों का निर्माण किया गया है। काव्य में उपमा, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास, यमक, श्लेष आदि अलंकारों का सौंदर्य दर्शित होता है। तो इसके अतिरिक्त अलंकार ग्रंथों का भी इस काल में निर्माण बहुत अच्छे ढंग से हुआ है, जिसमें उपमा, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास, यमक, श्लेष आदि अलंकारों का सौंदर्य दर्शित होता है। कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाए, वह खाए बौराए जग या पाए बौराए। ये बिहारी लाल का दोहा है। इसमें कनक और कनक जो दो शब्द हैं, उसमें एक सोने के लिए प्रयोग किया गया है और एक धतूरे के लिए प्रयोग किया है। यानी एक ही शब्द के दो अर्थ वाला ये यमक अलंकार है। और बताया गया है कि कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, यानी सोने में जो मादकता होती है वो मादकता धतूरे से ज़्यादा होती है। और ये कहा जाता है कि धतूरा खाने के बाद आदमी पागल हो जाता है। लेकिन कवि बिहारी लाल बताते हैं कि वो जो धतूरा है उसको खाने के बाद आदमी पागल होता है। ये तो कैसे पागल होता है पता नहीं, लेकिन इससे 100 गुना ज़्यादा तो सोने में एक पागलपन है। जो आदमी इसको पा लेता है वो पागल हो जाता है। धतूरे को खाने के बाद पागल होता है, लेकिन ये सोने को पाने के बाद ही पागल हो जाता है।
वह खाए बौराए जग या पाए बौराए, और इसको पाकर ही बौरा जाता है, पागल हो जाता है। तो ये जो यमक अलंकार है उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। उसी प्रकार उत्प्रेक्षा, अनुप्रास और श्रेष्ठ अलंकारों का भी प्रयोग इस काल के कवियों ने अपने काव्य में किया है। कुल मिलाकर भाषा तथा शैलीगत सौंदर्य को हम जब देखेंगे तो ब्रज भाषा का ही, ब्रज और अवधि दोनों भाषाओं का भी प्रचलन रीतिकाल में हमको दिखाई देता है। और उसके साथ साथ जो अलंकार है वो अलंकारों का छंद अलंकार भी विभिन्न प्रकार के प्रस्तुत किए गए हैं। प्रकृति का वर्णन तो हमने इससे पहले बताया। छंद और अलंकारों को लेकर भी ये काल बहुत उत्कृष्ट काल माना गया है। रीतिकाल के कवि भाषा के प्रयोग में अत्यंत सतर्क थे। भाषा को लेकर जब बात करते हैं तो इनके काव्य में ब्रज भाषा का सौंदर्य तथा माधुर्य दर्शित होता है। अब रीतिकाल के कवियों के काव्य में ब्रज भाषा का माधुर्य यानी मिठास, मीठी भाषा और उसका सौंदर्य कैसे होता है ब्रज भाषा का, ये सारा हम रीतिकाल के कवियों की रचनाओं में देख सकते हैं। उनमें अनुप्रास, ध्वन्यात्मकता, प्रवाहात्मकता दर्शित होती है। कोमल कांत शब्दावली के साथ मुहावरों और कहावतों का भी सुंदर प्रयोग इसमें पाया जाता है। तो इन्होंने ब्रज भाषा का ज़्यादा प्रयोग किया है रीतिकाल के कवियों ने, और उसमें उन्होंने अनुप्रास का ध्यान रखा है। अनुप्रास अलंकार का यानी तुक मिलाना, शब्दों के ध्वनि को मिलाना, अक्षरों की ध्वनि को मिलाना, और ध्वन्यात्मकता का, जो ध्वन्यात्मकता प्रस्तुत करेंगे तो उसमें जो मेल रहेगा वो ध्वनियों का, उसको भी ध्यान दिया है। उसमें उसको टूटने नहीं दिया है। अच्छे अच्छे अलंकारों का प्रयोग करते हुए और कहावतों का, उक्तियों का प्रयोग करते हुए उन्होंने भाषा को और भी ज़्यादा महान बना दिया है और मीठी बना दिया है। भाषा के जो सौंदर्य होता है उसको उन्होंने प्रस्तुत किया है। ब्रज भाषा को उन्होंने अपनाया है ज़्यादा। राज्याश्रित होने के कारण उन्होंने मुक्तक शैली को अपनाया है। मैंने आपको पहले ही बताया कि मुक्तक शैली को उन्होंने अपनाया है, प्रबंध काव्य को नहीं अपनाया है। जो कविता कहते थे उसमें पूर्वापर संबंध नहीं होता था। एक कविता कहते थे फिर उसके बाद दूसरी कविता कहते थे, तो दोनों का आपस में तालमेल या कोई संबंध नहीं होता था। इसे ढंग से उन्होंने मुक्तक शैली में अपनी बात को कही है। ये कवि प्रबंध काव्य के द्वारा जीवन के सभी अंशों का वर्णन करने की अपेक्षा श्रृंगार के विलासपूर्ण शब्दचित्र उपस्थित कर शासकों को प्रसन्न करने में ही काव्य की सफलता मानते थे। जीवन के सभी अंशों को बताने से तो बेहतर है, यानी किसी महापुरुष की अगर कोई जीवनी को लेकर, कथा को लेकर अगर काव्य किया जाए, प्रबंध काव्य लिखा जाए, तो शायद उस समय उन्हें सफलता ना मिले, क्योंकि उस समय की राजाओं की और प्रजा की रुचि भी कुछ ऐसी थी कि प्रबंध काव्य में वो लोग रुचि नहीं रखते थे। वो प्रेम के संयोग और वियोग पक्ष पे ज़्यादा और हीरोइन में ज़्यादा रुचि रखते थे। इसीलिए उन्होंने उस समय उनको रिझाने के लिए, प्रसन्न करने के लिए, अपनी कविता को सफल बनाने के लिए ये मुक्तक शैली को ही एक अच्छा साधन समझा उन्होंने, एक अच्छा तरीका समझा उन्होंने, और उस तरीके से ही अपनी कविता को वो मार्केट में रिलीज़ किए हैं। बिहारी आदि कवियों ने रसराज श्रृंगार के सागर को दोहा रूपी गागर में समाविष्ट करने का प्रयास किया है। और बिहारियों ने रसराज श्रृंगार को जो है वो सागर बताया जा रहा है। इसको श्रृंगार एक समंदर जैसा है, और उस समंदर जैसे श्रृंगार रस को उन्होंने अपने छोटे छोटे गागर रूपी दोहों में भरने की कोशिश की है। छोटे दोहे लिखकर उन्होंने श्रृंगार की जो विशेषता, श्रृंगार का जो विकसित रूप है उसको दर्शाया है। इसीलिए उनके दोहों को लेकर बात होती है। सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे अति गंभीर। ये फिर ये भी कहा जाता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ये भी कहा कि बिहारी लाल में गागर में सागर भरने की क्षमता है, यानी घड़े में समंदर को भर देते हैं, वो सागर को भर देते हैं, ऐसी क्षमता उनमें है, ऐसा बिहारी लाल के बारे में कहा जाता है। संक्षेप में आखिरी पंक्ति, संक्षेप में काव्य कला का वैभव इसमें दृष्टिगोचर होता है। काव्य कला, काव्य को लिखने की जो कला है वो कला रीतिकाल के साहित्य में हमको देखने को मिलती है। अब काव्य करने का कोई ना कोई ढंग तो होता है ना, यूँ ही सब अपनी तरफ से ऐसे बोल नहीं सकते, ऐसे बता नहीं सकते। हाँ, कुछ ऐसे भी कवि लोग थे मुक्तक शैली क्या कहते हैं, मुक्त रूप से होकर लिखते थे।
वो किसी प्रकार के लक्षण ग्रंथों के प्रभाव में नहीं आते थे। रस, छंद, अलंकार आदि नायिका भेद ऐसे विषयों से वो बनकर नहीं लिखते थे, मुक्त होकर लिखते थे। वैसे कवि लोग भी इस काल में मिलते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कवि लोग कॉम्पिटिशन में थे कि उनका जो काव्य है कलात्मक ढंग से प्रस्तुत किया जाए और उसमें जो काव्य शास्त्र के सिद्धांत है, लक्षण है काव्य शास्त्र के, उन लक्षणों को स्पष्ट करने के लिए होड़ लगाते थे।